बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा अब अपने चरम पर है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही राजनीतिक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसी बीच जेडीयू ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी की है, जिसमें 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में 9 महिलाओं को भी मौका मिला है, जबकि बाहुबली आनंद मोहन के बेटे को नवीनगर सीट से मैदान में उतारा गया है। एक और जहां एनडीए की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ गया है। तेजस्वी यादव ने वीआईपी पार्टी को सीट बंटवारे पर अंतिम अल्टीमेटम देकर गठबंधन के भीतर की खींचतान को और खुलकर सामने ला दिया है। सूत्रों के मुताबिक वीआईपी की मांगों को लेकर महागठबंधन में दरार पड़ने का खतरा गहराता नजर आ रहा है और अब सबकी नजरें वीआईपी के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दी है। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला और कहा कि इंडिया गठबंधन बुरके के जरिए फर्जी मतदान करवाना चाहता है। सीएम योगी ने विपक्ष पर घुसपैठियों के माध्यम से फर्जी वोटिंग की साजिश का आरोप लगाया, जिससे बिहार की सियासत में हलचल और ज्यादा तेज हो गई। वहीं हाल ही में समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि बुर्के वाली महिला मतदाताओं की पहचान आंगनवाड़ी सेविकाओं से कराई जाए, ताकि चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके। सपा की हालांकि जो ये मांग थी उसने भी राजनीतिक बहस को एक नया मोड़ दे दिया था, लेकिन अब बिहार की सियासत में एक नया नैरेटिव उभर आया है। विकास बनाम बुर्के की नई शरारत। जहां एक और एनडीए विकास और स्थिरता के एजेंडे पर वोट मांग रहा है, तो वहीं विपक्ष पर धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोपी की बौछार को दिखा रहा है। बिहार की सियासत अब सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि नैरेटिव की जंग बन चुकी है। और जिस तरीके से बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान दिया, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सीएम योगी ने महागठबंधन पर बड़ा बयान दिया, साथ ही बिहार यूपी का रिश्ता अटूट बताया और बिहार विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक है, लेकिन अभी भी महागठबंधन में सब कुछ सही ना होने की खबरें लगातार सामने भी आ रही है। गरीब कल्याण न कांग्रेस के एजेंडे में था, न आरजेडी के एजेंडे में। इनके एजेंडे में तो परिवार कल्याण था, स्वयं का परिवार का कल्याण हो। इनके एजेंडे में कांग्रेस का भी परिवार का कल्याण था और आरजेडी के भी एजेंडे में वही परिवार कल्याण था। एनडीए ने पूरे भारत को और बिहार के अंदर पूरे बिहार को ही अपना परिवार मान करके बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, आज बिहार की पहचान बन रही है। बिहार में नए नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं, बिहार में मेट्रो जैसी आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्राप्त हो रही है, इनलैंड वाटरवे की सुविधा आ रही है, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की नई नई संभावनाएं आगे बढ़ रही हैं। और इन स्थितियों में विकास की आभा समाप्त नहीं होने देनी है। दीपावली में जैसे हर घर में एक जगमगाहट होती है, छठ के पर्व में एक महा उत्सव जैसा माहौल होता है, ऐसे लोकतंत्र की धरती पर लोकतंत्र का कमल इसी प्रकार से खिलता हुआ दिखना चाहिए कि एक तरफ बिहार विकास करेगा और दूसरी तरफ एनडीए की सरकार मजबूती के साथ यहां के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए इन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाती रहेगी। इस विश्वास के साथ आज मैं आप सबके साथ आया हूं जुड़ने के लिए। अमृत योजना में जनता को नगरीय क्षेत्र में बुनियादी सुविधा देने के लिए
हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने में खर्च होता, वह पैसा यहां पर चारा घोटाले जैसे महा घोटालों में खर्च होकर के बिहार के नागरिकों के सामने पेश। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है, और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुरके को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया? और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार जी, साथ ही हिमांशु कुमार सिंह जेडीयू प्रवक्ता, आशीष सैनी कांग्रेस प्रवक्ता और साथ ही सैफ अली खान आरजेडी प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सीधा चलते हैं अरविंद कुमार बीजेपी प्रवक्ता के पास। अरविंद जी, जिस तरीके से लिस्ट जारी की गई है, सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले काफी ज्यादा चर्चा जो है जेडीयू की सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है। आप विपक्ष को क्या जवाब देना चाहेंगे? उसके बाद मैं सीएम योगी के बयान पर आऊंगी। बिहार की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, इस सबसे पहले सूची जारी हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा तालमेल घालमेल का कोई सवाल नहीं था। और अभी देखिए विपक्ष के पास क्या है, अभी तक उनकी न सूची जारी हुई है, न उनमें आपस में कोई गठबंधन दिख रहा है। सभी अपने अपने लिस्ट लेकर कोई कहीं भाग रहे हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि एक जो सहनी जी हैं, कौन विकास पार्टी, अपना विकास पार्टी बना के रखे हैं, वो दिल्ली की ओर रवाना हुए हैं। बताइए, अभी नॉमिनेशन खत्म होने जा रहा है, 1-2 दिन बचे हैं और अभी तक उनकी सीटों की घोषणा नहीं हुई है। तो मान लिया कि ये उनकी आंतरिक मामला, लेकिन जनता तो जानती है ना कि आंतरिक मामला नहीं है, ये सिर्फ लेन देन का मामला है। जो टिकटें जिनको मिली है वो बिक नहीं पा रही, कोई खरीदार नहीं है, और ये खरीदने का मामला है और कुछ नहीं। और नहीं तो ये जनता के सामने स्पष्ट करें कि आखिर विलंब का कारण क्या है। इनके पास कोई जवाब नहीं है और ये लोकतंत्र के लिए अशुभ है। अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार आपस में मिलकर, एनडीए जो दल है हमारे पांचों पांडव, आपस में मिलकर हम लोगों ने जनता के बीच अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, उनके चहेते उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, और यहाँ तक कि हमारा नामांकन भी प्रारंभ हो चुका है। कई लोगों ने नामांकन कर दिया है जी। तो इसलिए कहीं इसमें जनता के हितों की बात होगी अब। और जो हमने किया है विगत 5 साल में, 5 साल क्या कहिए कि जब से हमारी एनडीए की सरकार आई है 2005 से लेकर, उसकी विकास की खाका पर ही हम जनता के बीच जाएंगे, और हमने जो घोषणा कर दी है उन पर चुनाव लड़ेंगे। और वो हमारे जो भी अलायंस है सभी एकजुट हैं और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे जी। अच्छा, सीधा चलते हैं आशीष सैनी कांग्रेस प्रवक्ता के पास। आशीष जी, आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सुना। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस को लेकर के जो विकास और बुरके दोनों को लेकर के बयान दिया है। साथ ही आपने जो है बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना। क्या ठोस जवाब आपके पास है? आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी आपने योगी आदित्यनाथ का बयान चलाया, और ये यही बिहार था जिसमें इन्होंने मोदी जी की माताजी के प्रति शायद किसी व्यक्ति ने कोई शब्द कहे होंगे। तो पूरे देश में जिस तरीके से नाच नाच कर सड़कों पर लोट लोट कर विरोध किया था, तो आज वही योगी आदित्यनाथ है। इन्हें लगता है कि शायद बुर्का पहनने वाली कोई महिला जो किसी की माताजी होगी,
या नरेंद्र मोदी की माताजी होगी, मेरी नजर में तो उनमें कोई अंतर नहीं है। तो आज योगी आदित्यनाथ जी ने नरेंद्र मोदी की माताजी का ही अपमान किया है और यही काम ये करते आए हैं। और क्योंकि हो सकता है इनको किसी माँ ने ही जन्म दिया होगा, लेकिन बाकी इनके जीवन में किसी महिला का कोई रोल नहीं है, ना ही ये महिलाओं के प्रति इनकी भावना जो है वो इस प्रकार की है कि उनको सम्मान दे सके। तो इसलिए तुच्ची राजनीति करने के लिए भी ये महिलाओं का इस्तेमाल करने लगे, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जैसे अभी कहा कि हमारे पास तो 20 साल का काम है, अगर 20 साल का कोई काम किया होता तो आज योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति भी वहां पर जाकर 2-4 काम का उल्लेख तो करता। लेकिन वो शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति से निकले हुए लोग बिहार में भी विकास और बुरके की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब कुल मिलाकर 0 बटा सन्नाटा है, काम धाम कुछ है नहीं, केवल वोट चोरी के दम पर सत्ता में आने की इनकी जो कोशिश है उसकी गर्दन पर पैर अगर राहुल गांधी जी ने रखा है तो आज ये लोग बिलबिला रहे हैं। आज ये किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि राज्य के नागरिक अपने विकास, पलायन और भ्रष्टाचार इन तीनों मुद्दों को कहना चाहूंगी तो ऐसे तो कांग्रेस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी पर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी करता रहता है। देखिए, अगर उनको क्या कहेंगे? आपकी पार्टी तो बोलती रहती है हमेशा। देखिए नंदिनी जी, अगर आप एक एंकर होकर ऐसा बोल रही है तो मुझे सवाल है कि आप अगर ये बोल रही है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की घृणित कार्य कांग्रेस के मंच का इस्तेमाल करते हुए कही थी, वह व्यक्ति ना तो कांग्रेस से जुड़ा है ना किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है। लेकिन वो मानसिकता किसकी है? वो मानसिकता आपके चैनल पर अभी प्रसारित की गई। अब आप योगी आदित्यनाथ की वीडियो चलाकर, उनका भाषण चलाकर ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने बुरके पर टिप्पणी करी है, तो निश्चित रूप से महिलाओं के प्रति उनकी सोच नहीं होगी ऐसी। वो ऐसी सोच करने वाले लोग आप अपने चैनल पर अगर चला रही है, हमने कोई अलग से नहीं चलाया, जो बयान आया हमने वही दिखाया। आपकी पार्टी, आप बीच में आपकी पार्टी सबसे ज्यादा महिलाओं के अपमान में, आपकी पार्टी का नाम सबसे ज्यादा निकल के आता है। नहीं, कब आया निकल के? बताइए जरा, आप ही बता दीजिए, मेरी जानकारी में तो नहीं है। चलिए हमारे साथ जी, आपके सवालों का जवाब बिल्कुल आपको मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किस तरीके से बिहार में सीटों को लेकर के घमासान जारी है, हमारे साथ सारे गेस्ट जुड़े हुए हैं और सीधा चलते हैं आरजेडी प्रवक्ता सैफ अली खान के पास। सैफ जी, आपने बयान सुना सीएम योगी का और जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से कई सारे लोगों का यह सवाल है कि आखिरकार उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं किए जा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही पार्टी के अंदर? जी, मुझे लगता है सैफ जी आपका माइक जो है वो म्यूट है। लेकिन मुझे लगता है जी सैफ जी, आप जी दिन भर नहीं दिया कल भी, और आज सुबह 12 बजे उन्होंने बोला कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आता हूं, फिर उन्होंने 12 बजे से टाल के उसको 4 बजे किया, 4 बजे से फिर उन्होंने 6 बजे किया। तो इसी बीच जो हमारे संभावित प्रत्याशी थे, जो राष्ट्रीय जनता दल से भी लड़ सकते थे, उन लोगों ने जाके अपना अपना सिंबल ले लिया है और उनके फैसले का इंतजार भी हो रहा है। अगर वो फैसला अगर लेते हैं कि हमें जितनी सीटें दी गई थी उस पर ही लड़ाएंगे तो फिर शायद वो सिंबल वापस भी हो सकता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन हमारे मुकेश सहनी जी के साथ ये भी है कि वो सारे 50 या 60 सीट जो डिमांड है वो अकेले अपने दम पे लड़े और अपने शक्ति को मजबूत करें। लेकिन इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा चिंतित है। अगर मुकेश जी 50-60 सीट लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि हमारे वोट बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार होगा। राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदेश अध्यक्ष मंगीलाल मंडल जी को बनाया, तब से उनको परेशानी है कि अति पिछड़ा वोट में एक बड़ा सेक्शन फिर से जो लालू प्रसाद यादव जी का समर्थक है वो लालू प्रसाद जी के साथ वापस जा सकता है। तो इसी तरह मुकेश सहनी जी को मोनोपलाइज करके आज महागठबंधन के से ले जाने की आखिरी कोशिश हो रही है और शायद वो कोशिश में कामयाब नहीं होंगे और मुकेश सहनी जी महागठबंधन में ही बने रहेंगे, इस बात का हमें पूरा भरोसा है और यकीन है। या वो अकेले भी लड़ते हैं 50-60 सीटों पे तो जी। सीधा चलते हैं जेडीयू प्रवक्ता हिमांशु कुमार सिंह के पास। हिमांशु जी, जब लिस्ट जारी हुई तो उस तरीके से बताया गया कि क्या जेडीयू जो है महिला सशक्तिकरण को ज्यादा मौका देने के लिए जो है अब
जो है प्रचार प्रसार कर रही है, क्योंकि 9 महिलाओं के नाम एक तरीके से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, शामिल किए गए लिस्ट में। 13 है जी जी। महिलाओं की जो सूची जारी हुई है तो उसमें 13 महिलाओं ने नामांकन के लिए उनको चुना गया है। तो हमारी जो पार्टी है जदयू, वो महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, जो 5 पांडवों का गठबंधन है, जो न्याय के साथ विकास का गठबंधन है, इसमें जितनी भी पार्टियां हैं सभी ने अपना लिस्ट जारी कर दिया। और हमने जो औपचारिक घोषणा की थी सीट बंटवारे को लेके, उसी के अनुरूप सारे चीजें हो रही है। जबकि आप देखिएगा महागठबंधन में तो वहां पे ना तो अभी औपचारिक किसी तरह की घोषणा हुई है सीट बंटवारे को लेके, सभी आपस में वही धक्कम धुक्की लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं सीटों को लेके। अभी तक कोई उनके पास विजन नहीं है कि कितनी सीटें होंगी, कौन सा कहां पे लड़ेगा। और उनके पास नामांकन भी करवा रहे हैं। जैसे कल आप देखिएगा तो सीपीआई-एमएल के जो पार्टी है, बिना किसी औपचारिक घोषणा के अपने 18 प्रत्याशी का नाम घोषित कर देते हैं। तो और जो मुकेश साहनी जी हैं वो अलग नाराज चल रहे हैं। और आप देखिएगा जो उप मुख्यमंत्री के दावा प्रस्तुत करते हैं तेजस्वी जी, वो नामांकन में जाते हैं तो उनके किसी भी सहयोगी दल के सदस्य वहां नहीं रहते हैं। लालू जी सिंबल देते हैं पार्टी का और तेजस्वी जी आते हैं उसको वापस ले लेते हैं। आज कांग्रेस का आप देखिएगा तो कांग्रेस में जो पटना एयरपोर्ट पे वहां पे जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, उनके कार्यकर्ता उन पे हमला कर देते हैं। तो इस तरीके से विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, कोई समन्वय नहीं है, सिर्फ वो प्रोपेगेंडा करके चुनाव में जाना चाहती है। जबकि हम लोग जो हमारे एनडीए के गठबंधन के अंतर्गत जो बिहार में विकास हुआ है और बिहार की जनता उसको देख रही है, उसके आधार पर हम लोग जाना चाहते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि विपक्ष के पास एक विजन हो, एक वो सही तरीके से समन्वय के साथ आए, लेकिन उनके पास कोई इस तरह का विजन नहीं है बिहार को लेके। चर्चा कर रहे थे कि बिहार में किस तरीके से सीटों को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ है। हमारे साथ सभी गेस्ट बने हुए हैं, सीधा चलते हैं बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार के पास। अरविंद जी, एक तरीके से जो है बुर्के की पॉलिटिक्स की काफी ज्यादा जो है चर्चा हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद से विकास बनाम बुर्का ने एक नई बहस छेड़ दी है, क्या नजरिया रखते हैं आप? नंदनी, आप आज की घटना बता रहे हैं कि योगी नाथ ने इस पर प्रश्न किया जब चुनाव आयोग के साथ सभी दलों की बैठक थी बिहार में। उस समय भी हमने भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रस्ताव दिया था, यह प्रस्ताव नहीं दिया था क्योंकि पिछले साल के मतदान के दौरान बहुत जगहों पर ऐसे लोग पकड़े गए थे जो जेंट्स थे, मर्द थे और बुर्के पहन के वोट करने गए थे। और दिक्कत कहाँ होती है कि महिलाओं में दिक्कत नहीं है, मुस्लिम मतदाताओं में दिक्कत नहीं, क्योंकि बोलिए अब देखिए आम लोग भी जाते रोड पे घूम रहे हैं, बुर्का ऊपर चेहरे से उठाकर घूम रहे हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है ये नैरेटिव सेट करने के लिए कि वो इसलिए बुर्का देख रहे हैं कि महिलाओं का अपमान है। अरे बुर्का, अगर मतदाता, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मतदाता सही होनी चाहिए, सही मतदाता की पहचान होनी चाहिए, और वो पहचान करने वाले भी अगर महिलाएं रहें। जैसे हमने मांग किया है कि जो भी आशा कार्यकर्ता है या फिर आंगनवाड़ी सेविका है वो पहचान करे। अगर कोई महिलाएं अगर एक औपचारिकता को पूरा करती है तो इसमें लगता है चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, इससे सही मतदाता अपना मतदान कर पाएंगे, कहीं किसी को कोई गिरवांश नहीं रह जाएगी। तो ये नैरेटिव ये लोग सेट करना चाहता है जो संभव नहीं है। कानून का राज है और देश तभी टिकेगा, देश तभी चलेगा जब कानून के अनुसार हर चीज काम होगा। किसी के नैरेटिव सेट करने से यहाँ कुछ नहीं होता है। और हमने मांग की है, चुनाव आयोग ने घोषणा की है, ये कोई योगी जी की घोषणा नहीं है, ये चुनाव आयोग की घोषणा है। और चुनाव आयोग ने कहा है कि हाँ, हम सभी मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित की जाएगी, चाहे वो बुर्का में हो या साड़ी में हो या पल्लू में। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग नैरेटिव सेट करने की, इनका एजेंडा तो कुछ और है ना, हिडन एजेंडा को क्यों नहीं बोलते हैं? और अगर बनावटी आप बोलेंगे, निश्चित तौर से जनता समझती है, जितना इतनी मूर्ख नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। जनता हर नैरेटिव को समझ रही है। इनका एजेंडा बिहार का विकास नहीं है, इनका एजेंडा मत प्रतिशत बढ़ाना नहीं है, इनका एजेंडा स्वच्छ मतदान नहीं है, बल्कि इनकी एजेंडा जो योगी जी ने कहा कि परिवार है, उससे ये नहीं निकल रहे हैं। जी, कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलते हैं, आशीष जी के पास। आशीष जी, आपने सुना अरविंद जी ने क्या कहा। काफी ज्यादा चर्चा जो है कांग्रेस की हो रही है बिहार को लेकर के, आरजेडी की चर्चा हो रही है। सैफ जी के पास भी आऊंगी, आप क्या कहना चाहेंगे बीजेपी प्रवक्ता के बातों पर? देखिए, बीजेपी प्रवक्ताओं की बात, क्योंकि ये प्रवक्ता कोई अपने मन से नहीं बोलते,
इनको तो एक नागपुरी एजेंडा मिलता है, वो उसको बोलते हैं, उसी को बात करते हैं। मैं बात करूंगा जो आपने एक हेडिंग चला रखा है कि विकास बनाम बुर्का, तो आप इसे जिस प्रकार से आपने महिलाओं के एक प्रतीक चिन्ह का वो लिया है, कल को आप चलाने लगेंगे घूंघट वर्सेस बुर्का और कहीं कुछ और, तो आप इसे भ्रष्टाचार बनाम सरकार क्यों नहीं चलाते? क्योंकि एक सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त रही, तमाम पुल गिरते रहे, और आज उनके जो मुख्यमंत्री बने हुए थे, कभी आयाराम कभी गयाराम चलते रहे। आज उनकी मानसिक स्थिति और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज मंचों पर दिखाई दे रही है, जिस प्रकार की स्थिति आज बिहार में है, 20 साल सरकार चलाने के बाद भी हिमांशु जी कुछ कहना चाह रहे जी, आप बोल लीजिए पहले जी। बिल्कुल, इस तरह का जो नैरेटिव बनाना, प्रोपेगेंडा करना कि मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं, इनको पहले अपने देखना चाहिए, खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। नहीं तो अस्वस्थ है तो मुख्यमंत्री बनाना जरूरी क्यों है? क्या आपके पास मुख्यमंत्री दूसरा कोई भी बना रहे थे, अब पहले बोलते थे अस्वस्थ है, तो ये दोनों नैरेटिव है वो कंट्राडिक्टरी है। इसी से प्रूफ हो जाता है कि ये लोग अस्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से संतुलित नहीं है। इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।